Hello friends, my dear students, myself Manoj Kanojia. Hope you are all fine, fit and safe. So dear students, here I am just starting a new chapter called Mathematical Logic. It is from new syllabus of HSC Maharashtra State Board syllabus. So let us start with the topic. The first term in logic is called statement. The statement means any types of sentence like interrogative, assertive, negative, order, request, exclamatory sentence, any type. But in logic, statement is only simple or assertive sentence. Other than simple and assertive sentences, it's not a statement. मतलब लॉजिक में ये स्टेटमेंट नहीं होगा. लॉजिक में अगर किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट होना है तो वो बस सिंपल और असर्टिव सेंटेंस होगा. इसके अलावा लॉजिक में और कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता. इसी स्टेटमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं PQRS. सारे के सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए. इसके अलावा लॉजिक में जो सेंटेंसेस सभी हम लोग देख रहे हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है. तो जो स्टेटमेंट होता है उसकी कोई ना कोई तो ट्रुथ वैल्यू होती है, अब वो चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू. फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस है वो अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट अगर वो मेरा ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू T होगी, और अगर वो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था पीछे कि सिंपल और असर्टिव सेंटेंस के अलावा बाकी अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ दिखाई दे दिया तो वो कोई भी सेंटेंस अगर दिखाई दे दिया तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा. जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर कोई सेंटेंस इसके अंदर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन दिखाई देता हो तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा. इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं हम लोग ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसकी ट्रुथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी हो. मतलब कोई एक इंसान या कोई एक पर्सन उसका आंसर अलग अलग दे सकता है. फॉर एग्जांपल कि ही इज़ अ टॉल बॉय, इसका मतलब कि वह लंबा लड़का है. तो ही मतलब कौन, यहाँ ही मतलब किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है ना, जो पर्सन है वो नाम बता रहा है. तो यहाँ हमको पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है कौन कितना लंबा, तो कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है. इसलिए हम लोग ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट. तो देयर आर सम सेंटेंसेस which are having different truth value depend upon person because answers are vary from person to person. तो such sentences are called open sentence, and open sentence को हम लोग लॉजिक में स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते. तो इसी बेसिस पे अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, बस मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि वो स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा. तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई जो है महाराष्ट्र का कैपिटल है. ये सिंपल और असर्टिव सेंटेंस है. इसके अंदर ना तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना तो इंटरोगेटिव है, ना ही इसमें ही, शी, इट का यूज़ किया गया है कि हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन किसका कैपिटल है. सिंपल सा है. इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट होगा. तो लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट. और ये जो सेंटेंस है, जो भी स्टेटमेंट है आपका, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है सबको पता है. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रू. ओके. अब नेक्स्ट है 5 इंटू 2 इक्वल टू 11. तो हम लोग को पता है 5 इंटू 2 मतलब 10. द 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है, बट यहाँ हमें 11 दिया गया. तो इसमें कहीं भी एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ना ही इंटरोगेटिव है, ना ही रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, कमांड कुछ भी नहीं है. तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है. और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, अब ये 5 इंटू 2 10 होता है, बट यहाँ 11 दिया, मतलब ये फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स. ओके. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी योर पेन. तो यहाँ प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है या फिर रिक्वेस्ट की गई है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा. ओके. फिर सिट डाउन, इसका मतलब कि यहाँ हम लोगों को या तो रिक्वेस्ट की जा रही होगी या तो ऑर्डर दिया जा रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. तो
यहाँ पे, या फिर उसको कमांड बोल सकते हैं कि इसको कमांड भी दिया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि लॉजिक में स्टेटमेंट वही होता है जो सिंपल और असल्टिव होगा। इसके अलावा रिक्वेस्ट, कॉमन, कमांड, ऑर्डर, ये सब स्टेटमेंट नहीं होते। अब इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो यहाँ देखिए इट लिखा है, इट मीन्स कौन, नहीं पता, किसकी बात चल रही है, नहीं मालूम। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, तो ओपन सेंटेंस हमारे लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होता, तो जो स्टेटमेंट नहीं होता उसकी ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगी, इसलिए मैंने इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखा, इसका भी नहीं लिखा और इसका भी नहीं लिखा। वापस यूज़ किया ही इज़ टॉल, तो ये मैंने एग्जांपल पहले ही आपको दिया था, ही मतलब कौन, नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ हमें डाउट है कि किसकी बात चल रही है, तो ये भी क्या हो गया, ओपन सेंटेंस। तो हम लोग ने भी पीछे पढ़ा कि ओपन सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट लॉजिक में नहीं कंसीडर करते। फिर अगला एग्जांपल है मून रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, जो मून है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसके अंदर न तो रिक्वेस्ट है, न तो ऑर्डर है, न तो कमांड है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा सेंटेंस है आपका। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लॉजिक में ये मेरा स्टेटमेंट होगा। क्लियर, ये मेरा स्टेटमेंट है, तो लिखेंगे हम लोग द गिवन, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं द गिवन अबव सेंटेंस is a state, sorry, is a statement। क्लियर। और अभी हम लोग इसके बारे में लिखना है कि ये लॉजिक मतलब ये लॉजिक में इसका स्टेटमेंट तो हो गया, अब इसका ट्रुथ वैल्यू होगा कि नहीं होगा हम लोग को ये पता करना है। तो ट्रुथ वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा मून है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हाँ, हम लोग ने पढ़ा है कि जो हमारा मून है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होगा, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। अब ही इज़ हॉनेस्ट, ही मतलब कौन, नहीं मालूम, मतलब ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ओपन सेंटेंस आ गया, इसका मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता, तो लिखेंगे द गिवन अबव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर ओह माय गॉड, इसका मीन्स वो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, यहाँ से भी हमको पता चलता है कि ये एक स्टेटमेंट नहीं है। तो ये था आपका नॉर्मल टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स में। अब हम लोग आगे चलते हैं जहाँ हम लोगों को अलग अलग तरीके के लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हम लोग को सीखने मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो द वर्ड्स, अभी कनेक्टिव मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। द वर्ड्स और phrases which are used to connect two statements are called logical connectives। ठीक है, मतलब कोई दो वर्ड या दो फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिस कनेक्टिव्स का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इस लॉजिक चैप्टर में हम लोग 4-5 टाइप के कनेक्टिव पढ़ने वाले। फॉर एग्जांपल एंड है, और है, नॉट है, इफ़, फिर कोई सेंटेंस रहेगा, देन फिर कोई सेंटेंस रहेगा, ये एक टाइप का होगा। इंग्लिश में पढ़े रहेंगे हम लोग इफ़ और देन करके। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि दूसरा वाला जो मैंने अभी बोला इफ़ और देन वाला, उसके बाद एक और है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव्स है। अब जो भी कनेक्टिव्स मैंने यहाँ बोली है, सब कनेक्टिव्स को करने के लिए स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट्स ज्वाइन करना है, मतलब वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, ना सिंपल स्टेटमेंट होगा, वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 3 इज प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, मतलब 3 एक प्राइम नंबर है और 3 एक ऑड नंबर भी है। तो एंड यहाँ क्या हो गया, कनेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और अगर देखना तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 and 5 आर ट्विन प्राइम, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि 3 और 5 एक साथ दे दिया गया है, आर ट्विन प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, ये सिंपल स्टेटमेंट है। कंपाउंड मतलब क्या, जहाँ 2 स्टेटमेंट होने चाहिए और बीच में एक कनेक्टिव्स होने चाहिए। चलिए, तो हम लोग आगे जब एक्सरसाइज वगैरह पे आएंगे तो सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है सबसे पहले कनेक्टिव्स,
देखिए क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन का जो से 4 टाइप के दिए, 4 या 5 टाइप के। कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, निगेशन है, कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है, ऐसे 5 टाइप के हमारे पास कनेक्टिव्स अवेलेबल है लॉजिक में। तो मैं भी आपको सब टेबल करके दिखाता हूँ, फिलअप करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे किसको किसको क्या बोलती है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हो या अगर अपने ध्यान में रखते हो तो मेरे हिसाब से आप लॉजिक्स के आगे के सम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक। और इसको हम लोग लिखते हैं एंड। मान लो कोई 2 स्टेटमेंट, जैसा मैंने पहले कहा था कि 2 स्टेटमेंट को हम लोग पी क्यू आर जैसा चाहे आप दिखा सकते हैं। मान लो कि पी और क्यू ऐसे 2 स्टेटमेंट है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है कंजंक्शन से, तो मैं ऐसा लिखूंगा पी एंड क्यू, ठीक है। और इसका एक फाइनल रिजल्ट होता है टी एंड टी इक्वल टू टी। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू अगर टी टी रहा तो ही फाइनल वैल्यू क्या आएगा, टी, अदरवाइज टी नहीं आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सेम ऐसे हम लोग और के लिए देखते हैं, मतलब डिसजंक्शन, इसके लिए हम लोग और से लिखते हैं और, ये और ऐसा हो गया, इसको हम लोग पी और क्यू। और इसमें अगर मेरा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू चेंज हुआ तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो ये आंसर फॉल्स आएगा। फिर निगेशन में क्या होता है, निगेशन में हम लोग निगेशन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं इसको नॉट, ठीक है। तो इसको दिखाने का तरीका या तो निगेशन भी, मान लो पी में रहे कोई स्टेटमेंट है, मान लो क्यू है तो ऐसा दिखाते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अगर आपका टी है तो उसका उल्टा होता है, सॉरी ऐसे, हाँ टी होता है तो उसका उल्टा आ जाएगा एफ, और अगर मान लीजिए एफ है तो उसका उल्टा हो जाएगा टी। इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। अब है हमारा नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल में क्या होता है कि हम लोग इसको सिंगल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इसको दिखाने का तरीका ऐसे भी है और ऐसे भी है, दोनों में से किसी एक में से दिखा सकते हैं। इसको हम, जैसे मैंने बोला कि इसको बोलते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन, और इसका तरीका होता है दिखाने का इफ देन ऐसा, ये इफ रहेगा फिर कोई स्टेटमेंट रहेगा, देन रहेगा फिर कोई स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन। सिंगल इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन, ठीक है। अभी इसको दिखाने का तरीका पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू ऐसा होगा, या फिर पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू, दोनों में से कैसे भी दिखाएंगे। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, तो ही आपका फाइनल आंसर एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू। मतलब टी एफ एफ, पहला टी दूसरा एफ, तो ही फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ। अगर ये दोनों में से कोई भी चेंज हुआ, ऑर्डर भी अगर चेंज हो गया तो भी आंसर टी आएगा, एफ नहीं आएगा। तो अगर आपको इसका फाइनल आंसर चाहिए तो एक ही रूल है, पहला आंसर टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, तो ये आंसर आपका एफ आएगा। ये जो भी मैं बात बोल रहा हूँ रिजल्ट वाली, ये आपको मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कैसे आती है, बट फिलहाल अभी आप नॉर्मली याद रखिए। अब बाई कंडीशनल में हम लोग दोनों साइड का एरो दिखाते हैं, इधर का भी एरो दिखाते हैं, यहाँ का भी दिखाते हैं, या फिर आप ऐसे दिखा लीजिए तो भी चलेगा। इसके अंदर होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन। इसका दिखाने का तरीका पी दोनों साइड एरो क्यू, या फिर पी डबल दोनों साइड एरो क्यू। इसका भी रूल ये होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट मेरा अगर सेम है तो आंसर टी आता है। अब वो चाहे एफ के लिए हो चाहे टी के लिए हो, हमेशा आंसर सेम आएगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो ये आंसर टी आएगा, यहाँ भी दोनों अगर सेम रहेगा तो ये आंसर टी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। ये था बेसिक। अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक कंट्रीज के बारे में पढ़ने से। कंजंक्शन का अलग से पढ़ेंगे, डिसजंक्शन का, निगेशन का, कंडीशनल का, बाय करने, सबका ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे। ट्रूथ टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आगे आने वाले सिलेबस में, मतलब इस चैप्टर में। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि कंजंक्शन, पहला क्या देख रहे हैं हम लोग, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सीधा मैं आपको ट्रूथ वैल्यू पे लेके जाता हूँ, ज़्यादा कुछ ना ऐसा कुछ बताते हुए। तो मान लीजिए मेरा स्टेटमेंट है पहला पी, दूसरा है क्यू, और मुझे दोनों के बीच में कंजंक्शन दिखाना है, मतलब पी एंड क्यू दिखाना है, क्लियर।
तो कभी भी हम लोग जब स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर 2 स्टेटमेंट है मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो पॉसिबिलिटी कैसे मालूम पड़ती है, 2:n का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है मतलब n का वैल्यू कितना जाएगा 2, तो 2:2 मतलब 4 मतलब 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मान लो n का वैल्यू 3 मतलब 3 स्टेटमेंट है तो 2:3 मतलब 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग 2 स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। तो 2 मतलब आपकी कितनी पॉसिबिलिटी, 2:2 मतलब 4, तो 4 में से पहला 2 हो जाएगा ट्रू और लास्ट के 2 हो जाएंगे फॉल्स। ठीक, अगर आपकी 4 पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटीज अगर बन रही है तो उसमें से आपके स्टार्टिंग 2 लिखेंगे टी और लास्ट के 2 लिखेंगे फॉल्स। अगर मान लीजिए आपका 8 पॉसिबिलिटी बनती, 3 स्टेटमेंट होता और 8 पॉसिबिलिटीज बनती, तो 8 का हाफ हो गया 4, मतलब पहले आप 4 ट्रू लिखेंगे फिर 4 फॉल्स लिखेंगे। अब जैसे हम लोग आगे स्टेटमेंट बढ़ेंगे तो 2 का हाफ होता है 1, मतलब टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट होता तो 8 पॉसिबिलिटी बनती, तो आपका 4 बार टी 4 बार एफ होता। तो 4 का हाफ, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे पी के बाद क्यू में बढ़ेंगे तो 4 का हाफ होता है 2, मतलब 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, फिर 2 का हाफ हो जाएगा 1, मतलब 1 बार टी 1 बार एफ। वो हम लोग 3 स्टेटमेंट के लिए पढ़ेंगे, अभी हम लोग 2 के लिए पढ़ रहे हैं। सब में ऐसी कॉमन आएगा, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अभी हम लोग ने वहाँ रूल क्या पढ़ा कंजक्शन के लिए कि अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो ही आंसर मेरा क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, अगर मेरा दोनों सेम टी रहा तो ये आंसर टी आएगा। दोनों में देखो टी कहाँ है, देखिए यहाँ पे है बस, मतलब ये आपका टी हो गया। तो बाकी सब आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या मतलब लिखना ही है आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग को ऐसे ही चलना है। अगर दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू टी है तो कंजंक्शन रिजल्ट मुझे क्या दिखाएगा, टी का दिखाएगा। सेम ऐसे हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, डिसजंक्शन के लिए। मान लीजिए 2 स्टेटमेंट है, दोनों में मुझे डिसजंक्शन लगाना मतलब और लगाना है। सेम वही, दोनों टी दोनों एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो ही आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज टी हो जाएगा। तो दोनों एफ कहाँ है, देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये दोनों एफ है, मतलब यहाँ आंसर आपका एफ आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक, दोनों एफ रहेगा तो ये आंसर एफ आएगा, तो यहाँ दोनों एफ है तो यहाँ आंसर एफ आ गया, बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू। अब देखते हैं हम लोग निगेशन। निगेशन में क्या आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आपका पी है तो उसका निगेशन आएगा निगेशन पी। अगर आपने यहाँ टी लिखा है तो टी का उल्टा हो जाएगा एफ। अगर मान लीजिए आपने एफ लिखा तो यहाँ हो जाएगा टी। बस इतना सही फ़र्क है और बाकी कोई नहीं। हाँ, एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मान लो आपने निगेशन लिया है निगेशन पी का, तो यहाँ देखिए नॉट कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपका, रिटर्न ओरिजिनल स्टेटमेंट ही मिलेगा। अगर एक निगेशन पी है उसका भी अगर मैंने निगेशन ले लिया तो नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा आपके पास नॉर्मल स्टेटमेंट पी। क्लियर। तो आगे कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए पहला आपका स्टेटमेंट पी है, दूसरा क्यू है, दोनों के बीच में मैंने सिंगल इम्प्लीकेशन लगा दिया। तो इसका जो रूल होता है मैंने आपको बताया कि पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, तो ही आंसर आपका एफ आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा टी। मतलब पहला स्टेटमेंट हमेशा टी होना चाहिए, दूसरा हमेशा एफ होना चाहिए, तो ये आपका आंसर एफ आएगा। तो उसको हम लोग याद कैसे करते हैं, टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ, मतलब पहला टी दूसरा एफ, तो ये आंसर एफ आएगा। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे क्या है। वही सेम 2 बार टी 2 बार एफ, उसके बाद 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। तो मैंने क्या बोला, पहला टी होना चाहिए दूसरा एफ, तो हमेशा पहला टी, तो पहला ये है आपका, यहाँ पहला पी है तो पी में ढूंढेंगे, पहले में टी होना चाहिए, और दूसरा आपका क्या है क्यू है, तो क्यू में एफ होना चाहिए, तो पहले में टी दूसरे में एफ, तो ये आंसर क्या आएगा आपका एफ, बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये आपका हो गया सिंगल इम्प्लीकेशन। ठीक, सेम ऐसे हम लोग देखते हैं बाई कंडीशन मतलब डबल इम्प्लीकेशन। तो वहाँ भी सेम पी क्यू ले लेता हूँ और दोनों के बीच में मैं डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगा लेता हूँ, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। सेम वही 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, मतलब एक ही बार, सॉरी। फिर यहाँ से 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। अब यहाँ रूल मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सेम रहेगा तो ही आपका आंसर क्या आएगा टी। अब वो चाहे एफ के लिए हो चाहे टी के लिए, तो दोनों सेम आंसर क्या आ रहा है टी। यहाँ भी दोनों सेम है तो आंसर टी। देखो दोनों सेम यहाँ है, आंसर टी आ गया, यहाँ भी दोनों सेम ये है तो आंसर टी आ गया, बीच का बाकी सब क्या आ जाएगा एफ। तो इस तरह हम लोग ने ट्रूथ टेबल देखा नॉर्मली। अभी हम लोग आगे जो भी सीखेंगे वो एक्सरसाइज 1.2
वन का कंटिन्यूअस पार्ट होगा। थैंक यू।